Hello students, how are you? Hope you're very well at home, taking good care of your studies, and you must be now because we are almost nearing the end of the chapter cell. हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया इसके बारे में, तो आपकी नोट्स अपडेटेड होनी चाहिए, आपके असाइनमेंट्स टाइम में सबमिट होने चाहिए, प्लस आपके जो भी डाउट्स है आप टाइम पे क्लियर करते रहे. ओनली देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर बिकॉज नाउ इन दिस लेक्चर और मे बी द नेक्स्ट वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर. हमें नेक्स्ट पढ़ने से पहले इस चैप्टर की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए. सो प्लीज कीप अप द पेस, कीप ऑन मेकिंग योर नोट्स प्रॉपर्ली. ठीक है, अब हमने डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल पढ़ लिए थे, सिंगल मेम्ब्रेनस भी पढ़ लिए थे, जैसे लाइसोसोम, ईआर और गोल्गी बॉडीज, ये हम पढ़ चुके. इसके साथ अगर मेम्ब्रेन वाला एक स्ट्रक्चर और बताऊं मैं आपको तो वो है वैक्यूल. उसके बारे में लेकिन मैंने उन तीनों के साथ आपको नहीं बताया बिकॉज वैक्यूल इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर इन द सेल, मतलब इट इज अ अर्गेस्टिक बॉडी. मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था शायद, और बताऊंगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स इन दिस लेक्चर. बट सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स तीन वेरी इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने आपको करवाए. उसके बाद वी नीड टू नो लिटिल मोर. दिस इज नॉट मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी बट दो और सेल ऑर्गेनल्स है जो सिंगल मेम्ब्रेनस है जिनके बारे में मुझे आपको बताना है. दोज आर वन द पेरिऑक्सीसोम्स and second is the glyoxysomes. These peroxisomes are very similar to the lysosomes. They were discovered by the same person, Didoué, and peroxisomes, small structures, दोनों plant और animal में present होते हैं. In plants, they do the work or it does the work of photorespiration. Now, what do we mean by photo? Photo means light. And respiration word is not related to intake of gases. That is a part of respiration. Actually, respiration means जहाँ पे भी आए आप ये समझिए, respiration means production of energy. So production of energy in the presence of light, उसमें ये help करते हैं the plants. और in animals, they are involved in lipid metabolisms. They help in lipid metabolism. Lipid का मतलब होता है फैट, तो उसमें ये हेल्प करते हैं. These peroxisomes contain various enzymes like oxidases और catalases. कई enzymes होती है peroxidases जो इनको हेल्प करती है कई मेटाबॉलिज्म में, तो ये इनके रोल है. बट दिस इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी. दिस इज ओनली इफ यू फेस सम ओलंपियाड एग्जाम माइट बी देयर. सेकेंड, ग्लायोक्सीसोम्स सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट में देयर इज अ साइकिल गोइंग ऑन, दैट इज द ग्लायोक्सिलेट साइकिल. एंड इसमें क्या होता है, फैट्स आर बीइंग कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये उन प्लांट्स में पाए जाते हैं जिनमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे ग्राउंडनट वगैरह होगा या जिससे भी हम ऑयल निकालते हैं ना उनमें, तो ये उनमें प्रेजेंट होते हैं ग्लायोक्सीसोम्स टेकिंग केयर ऑफ द ग्लायोक्सिलेट साइकिल. लाइसोसोम, पेरिऑक्सीसोम और ग्लायोक्सीसोम मिलके कलेक्टिवली दे आर समटाइम्स टर्म्ड एज माइक्रो बॉडीज. क्या बोलते हैं इनको? माइक्रो बॉडीज, बिकॉज दे आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स, नो, so micro bodies. तो these are two cell organelles which are not mentioned in NCERT. तो आप स्कूल एग्जाम्स के लिए इस पे ज्यादा ध्यान ना दें, but you should know that they do exist in the plant, in the cells. Okay, so these were single membranous cell organelles. Now coming to the non-membranous cell organelles. तो non-membranous cell organelles मतलब जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे, एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, सबसे इंपॉर्टेंट है राइबोसोम. और ये याद कर लीजिए, राइबोसोम इज द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट. ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग protein synthesizing unit, protein factories of the cell,
दे आर राइबोसोम्स। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं और कुछ इनका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, 2 सब यूनिट से बने होते हैं, ये एक छोटी सब यूनिट, एक बड़ी सब यूनिट, ठीक है। और इनमें 2 चीजें होती है, एक तो राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, ये मिलके राइबोसोम्स बनाते हैं। राइबोसोम किससे बने हुए होते हैं? आरएनए और प्रोटीन, ये मिलके ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 सब यूनिट एंड द सेकेंड सब यूनिट, ये दोनों कलेक्टिवली ज्वाइन होती है। और जब न्यूक्लियस से मैसेज आता है ना, मैसेंजर आरएनए लेके, तो ये दोनों सब यूनिट्स उसको एक बीच में से ऐसे निकलता है वो, और यहाँ से प्रोटीन बनते जाते हैं। दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ रीडिंग सर्टेन मैसेजेस फ्रॉम द डीएनए, ठीक है। तो ये है अबाउट द राइबोसोम। एंड याद रखिए, जहां पे भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो प्रोटीन्स बनाएगा, और एंजाइम्स वगैरह सभी प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये सब प्रोटीन बनाने वाले हैं राइबोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेल, ठीक है। राइबोसोम, अभी मैंने आपको शायद जब माइटोकॉन्ड्रिया करवाया था तो 70S लिखा था। सो दे आर ऑफ 2 टाइप्स, 70S एंड 80S. Now this S stands for Swedberg unit, or it is the sedimentation coefficient. अभी मैं आपको ये वर्ड्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, डोंट गेट स्केयर कि ये क्या वर्ड्स है। स्वेडबर्ग यूनिट तो आप जानते हैं, दिस स्टैंड्स फॉर दैट। अब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन वर्ड का मीनिंग आप जानते हैं, व्हेन एनीथिंग सेटल्स डाउन इट इज सेडिमेंटेशन। तो दैट दिस 70S एंड 80S इज जो S है दैट रिप्रेजेंट्स सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली ये है क्या। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया दैट राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 2 subunits like this, one a smaller subunit and a larger subunit. कई बार ये सेल में जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा होता तो दे रिमेन सस्पेंडेड डिफरेंटली आल्सो, तो 2 सबयूनिट से बने हुए थे, ठीक है। ये 2 मिलके, अब इनको कैसे पता चला, जैसे इनकी कंसिस्टेंसी या साइज कैसे पता चलाई गई। देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। तो जब भी सेल के कोई अंदर के स्ट्रक्चर्स को देखना होता है तो सेंट्रीफ्यूज में, जैसे अपना मिक्सर होता है ना, बहुत चीजें घूमते हैं तो उसमें एक सोल्यूशन डाल दिए जाते हैं सेल्स को, एंड देन दे आर सेंट्रीफ्यूज्ड, और फिर वो बंद होता है। अगर वो सेंट्रीफ्यूज जो तेजी से घूम रहा लिक्विड बंद होगा तो धीरे 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 चीजें सेटल डाउन होंगी। तो वैसे ही देखा गया कि जब राइबोसोम्स को लिए गए फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल and from another plant cell or animal cell, and they were put in the centrifuge and then led to sediment. तो एक पाया गया कि 70S कोएफिशिएंट के साथ वो सेडिमेंट हुआ और सेकंड विद 80S. Now what do we mean by that? सिंपल भाषा में अगर अपन को समझना है तो एक 70 की स्पीड से नीचे गया, दूसरा 80 से गया। अब आप मान के चलिए ये 2 स्टोन्स हैं, अपन इसको राइबोसोम नहीं मानते, ये 2 स्टोन्स हैं, 2 स्टोन्स को अपने साथ में बांध दिया और मैंने किसी लिक्विड में डाला। तो आई हैव वन एंड आई हैव येट अनदर, इनको मैंने साथ में डाल के लिक्विड में डाल दिया। अब धीरे धीरे दोनों नीचे जाएंगे, तो एक स्टोन का यूनिट सेटल डाउन विद द स्पीड ऑफ 70, अदर विद 80, तो ऑब्वियसली एक थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ जाएगा, हल्का फुल्का साइज में आ जाएगा। तो दैट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इतना सा डिफरेंस है। अब आप देखोगे इसको जब कहा जाता है that this 80S is made up of a subunit which is 40S and 60S, and this is made up of 30S and 50S subunit. अब आप कहोगे ये क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप तो कहोगे ये तो 80 तो ये है, ये तो 100 है। No, we are not adding anything. हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन रेट देख रहे हैं। इन दोनों स्टोन्स को जब कलेक्टिवली हमने डाला तो वो 80 की स्पीड से नीचे गए, इन दोनों को हमने कलेक्टिवली डाला तो वो 70 की रेट से नीचे गए। व्हेन वी सेपरेटेड देम आउट, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग, तो क्या पाया गया, ये 80S वाले दिस वेंट डाउन विद रेट ऑफ
40s and this went with a rate of 60s. हो सकता है ना दो स्टोन्स को अपन साथ में बांध के डाल दें तो उनकी स्पीड मान लो 80 आई, तो जरूरी थोड़ी है कि दोनों को अलग करके डाले तो उनकी कलेक्टिव 80 आएगी, हो सकता है ना अलग अलग आ जाए। तो वैसे इस सब यूनिट की सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 40 है और बड़ी वाली की 60 है। वैसे ही 70s राइबोसोम की इस वाली सब यूनिट की 30s सेडिमेंटेशन रेट है और इसकी 50s है। होप दैट इज क्लियर टू यू, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको। तो राइबोसोम दो सब यूनिट से बने हुए हैं, 1, 2। इन दोनों को मैंने जब सेडिमेंट साथ में करवाया तो कुछ और स्पीड आ सकती है या रेट आ सकती है। जब मैंने इसको अकेले डाला और इसको अकेले डाला कुछ और आ सकती है, यही रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। और ये 70s मैंने आपको कहा था माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, प्लस प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल में ये प्रेजेंट होता है और बाकी सारे सेल्स में 80s प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो दैट मच इज क्लियर एंड they were discovered by a scientist called George Palade. George Palade. इनको रिपोर्ट या पहले देखा था क्लॉड, जो यार देखा जिसने रिपोर्ट किया था ना उसने देखा था, he reported it but it was then studied and discovered by George Palade. तो this is about ribosome. इसका फंक्शन याद रखना है, प्रोटीन सिंथेसिस। Ribosome does protein synthesis. They are of two types, 70s, 80s. 70s present in bacterial और prokaryotic cell. अभी मैं prokaryotic, eukaryotic के बारे में भी बताऊंगी। Mitochondria and chloroplast में भी ये होता है। This in all eukaryotic cells. ठीक है, that is about ribosome. अब along with these non-membranous structure, there is one other non-membranous structure जिसको हम कह सकते हैं सेंट्रोसोम, which is located near nucleus or it contains two centrioles. Centriole आप जानते हो, is a structure like this, something like this. तो सेंट्रोसोम में ये ऐसे होते हैं, जब ये सेंट्रोसोम में एक मास ऐसे न्यूक्लियस मान लो ये है, उसके पास ऐसा होता है, when the cell is dividing, about to divide, one will go here, other will go here and it helps the cell to divide. So it contains centriole and so it is important in cell division in animals. Centrosome or centriole is absent in plant, present in animal. So this is important in cell division. अब इन नॉन मेम्ब्रेनस के साथ सेल के अंदर कई माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल, ट्यूब्यूल मीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, तो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनेल से हो सकता है, कैसे, तो ऐसे भी प्रेजेंट होते हैं। दीज आर ऑल्सो नॉन मेम्ब्रेनस इन द सेल। देयर माइट बी वेरियस अदर स्ट्रक्चर्स जो प्रोटीनेशियस होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज ऑल आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। नाउ कमिंग अप टॉकिंग अबाउट द वैक्यूल। As I said, it is non-living structure, so it is a ergastic body. Ergastic body or ergastic bodies are the non-living structures in the cell. तो vacuole is a non-living, सिर्फ storage का काम, उसके अंदर जो भी जाता है वो store हो जाता है। It stores excess water, various excretory products, इसका काम है स्टोरेज। और वैक्यूल जब फुल होता है ना तो प्लांट सेल फ्रेश एंड फिल्ड विद वाटर होता है। अगर वैक्यूल वाटर लूज कर जाता है तो लीफ बिल्कुल विल्ट हो जाती है या प्लांट बिल्कुल विल्ट हो जाता है। सो इट स्टोर्स excess water and various other products like excretory substance sometimes। तो वैक्यूल का ये है, और ये एक इंपॉर्टेंट है, इट्स मेम्ब्रेन, इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, इट्स मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आता है इन ओलंपियाड्स। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इतना क्लियर हो गया? दिस इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। अब और क्या नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होंगे? फैट ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं,
स्टार्च के ग्रेन्स हो सकते हैं, ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे अदर ग्रैन्यूल्स होते हैं विच आर नॉन लिविंग, दीज ऑल आर प्रेजेंट इन द सेल. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल. ये वैक्यूल जो होता है इट ऑल्सो मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस, मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोसिस जो होता है ना, अंदर वाटर का अंदर आना बाहर जाना, तो एक बैलेंस बना के रखता है. So till now we have discussed about the various structures included inside the cell: double membranous structures, single membranous structures, non-membranous, anergastic bodies और non-living structures. ठीक है, तो अब हम जब इनके बारे में पढ़ चुके हैं तो, और vacuole basically present, a large vacuole is present in the plant cell. In animal cells they may be very small or sometimes may be absent. अब हम जब जान चुके अबाउट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स एंड न्यूक्लियस एंड ऑल, तो हमें 2 वर्ड समझने में बहुत आसानी होगी: प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. नाउ द सेल्स, बेसिकली मैंने आपको टाइप ऑफ सेल जब बताया था तो उनके स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग बताया था, है ना, एंड फंक्शंस के अकॉर्डिंग दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड ऑल दैट. बट बेसिकली अगर पूरी सिस्टम्स को अगर अपन देखें और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो ज्यादातर cells are divided into 2 categories. One is prokaryotic, one is majority is eukaryotic. There are 2 types of cell, prokaryotic and eukaryotic. Now just come to the word karyo. I had said karyo means nucleus. Pro means primitive or before. U मतलब proper. जैसे यूकैरियोटिक प्रॉपर न्यूक्लियस. अब इस वर्ड से हम इसको डिकोड कर सकते हैं, समथिंग टू डू विद द न्यूक्लियस है. सो दीज आर द सेल्स विच डू नॉट हैव अ प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. And these have a well defined nucleus with a nuclear membrane. अब well defined से what do I mean? ये जो सेल्स है ये इनके एग्जाम्पल सारे बैक्टीरिया है, ये ध्यान रखना, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक. एग्जाम्पल्स ऑफ दिस हो सकते हैं प्लांट, एनिमल्स, फंगाई, एनिमल्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं. इनका जो न्यूक्लियस होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, तो इनका जो डीएनए होगा इट इज सस्पेंडेड डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म. दिस, जैसे अगर ये सेल है तो इसका न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके अंदर डीएनए होगा, दिस वुड बी डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म लाइक दिस. सो दिस काइंड ऑफ न्यूक्लियस is a primitive nucleus and this can be termed as a nucleoid. Nucleoid क्या होता है? A primitive nucleus of the prokaryotic cell, उसको nucleoid भी बोलते हैं. This is a proper nucleus bound by a nuclear membrane, तो इसको eukaryotic बोलते हैं. ठीक है, तो ये differences बहुत पूछे जाते हैं in your school exams. What are prokaryotic and what are eukaryotic cells? So prokaryotic do not have a well-defined nucleus. Eukaryotic have a well-defined nucleus with a nuclear membrane. इसकी nuclear membrane नहीं होती. DNA directly कहाँ suspended होता है? साइटोप्लाज्म में float कर रहा होता है. So primitive है उसका. But DNA है. So we cannot say no, nucleus is absent. Not a well-defined nucleus. और उसको क्या बोलते हैं? Nucleoid भी बोल सकते हैं. ठीक है? So this is about prokaryotic and eukaryotic. अब इनमें कुछ और differences है. अब आप membranous and non-membranous cell organelles के बारे में जानते हैं ना? Prokaryotic में membranous cell organelles नहीं होती. Do not have membranous cell organelles. They do not have membranous cell organelles. मतलब इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, गोल्गी बॉडी नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, राइट?
these have membranous cell organelle. लेकिन एक सेल ऑर्गेनल था जो इनमें भी होगा, इनमें भी होगा, वो कौन सा है? राइबोसोम. So these have 70S राइबोसोम. इसको हम क्या लिखेंगे? They have membranous cell organelles. And have 80S राइबोसोम. ठीक है. अब प्रोकैरियोटिक में आप सोचोगे फिर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो क्या होता? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह इनमें ऐसे ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये ही थोड़ी सी ऐसे अंडर फोल्डेड होती है और इसको मीजोजोम बोलते हैं. ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम कर लेती है. और साइटोप्लाज्म में ही ऐसे क्रोमैटोफोर्स होते हैं जो किसका काम करते हैं? इंस्टेड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मीजोजोम इंस्टेड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. समझ में आ रहा है? नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो क्लोरोप्लास्ट, सो दे हैव क्रोमैटोफोर्स. तो मेजरली ये इनमें इंक्लूजन्स है. दीज ऑल आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी. ये आप कर लो. एक ये डिफरेंस ही पूछा जाता है बहुत ज्यादा. सेकेंड 70S 80S और मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल एंड बोलते हैं एक में यूकैरियोटिक में होते हैं, इसमें नहीं होते. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट question from the point of view of school exams, Olympiads, everywhere. So you have to know. Now it has to be clear in your minds कि in all living organism दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. उसके बाद shapes and structures and all can be different. But prokaryotic do not have a well-defined nucleus and they have a well-defined. Well, इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. ठीक है. साइटोप्लाज्म में डीएनए होता है, इसका अंदर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर. That much is clear. So this difference very important. That's why I had said, because ये सारे difference आपको न्यूक्लियस और मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल पढ़ने के बाद इजीली याद हो जाएंगे, इजीली समझ में आ जाएंगे. That's why I had not taken up this topic earlier. But otherwise it is always given in the starting of the chapter. ठीक है? So hope this is clear to all of you. Okay. Now ओके. सो ये हो गए आपके द चैप्टर ऑन सेल ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है. अब एक और आपका वर्क रहेगा. आई वुड बी गिविंग इट एज एन असाइनमेंट, दैट इज टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल. स्कूल एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, प्लीज ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल. यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर्स. अब जब आप ड्रॉ कर रहे हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट सेल जब बनाओ तब उसमें, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल हिंट. दिस इज अ प्लांट सेल फॉर एग्जाम्पल. एनिमल को भी आप ऐसे बनाओ. इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा और इसकी दो मेम्ब्रेन्स बनाओ like this. You have to label the cell wall, you have to label the cell membrane or the plasma membrane. This is the nucleus towards the plasma membrane and it has a very large vacuole. Plant cells में कई cells में vacuole occupies sometimes 90% of the space. This is the vacuole. इसके साथ साथ आप यहाँ पे ER बना सकते हैं, like this, endoplasmic reticulum, right, like this. These are the, then you can make mitochondria like this. Mitochondria जब बनाओ तो it can be made like this. ठीक है. And very important in the plant cell, there has to be a chloroplast. Chloroplast को ऐसे बना सकते हैं. So this will be the chloroplast. This would be the mitochondria. This would be the vacuole. This is the
न्यूक्लियस, है ना। तो प्लांट्स में ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको ये वाली चीजें तो मेंशन करनी है। जबकि आप एनिमल सेल बनाओ तो ऐसा ही यू कैन गिव दिस, बट इसको बाहर वाली को ना बना के सेल मेम्ब्रेन बनाओ, एंड दिस वैक्यूल इन एन एनिमल सेल यू कैन नॉट मेक द सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस बीच में होगा, राइट। द न्यूक्लियस वुड बी इन द मिडल, you can, this is the cell membrane, यहीं पे आप, I'm just giving you a hint, this would be your work, endoplasmic reticulum, right, like this, then making the mitochondria like this, mitochondria like this, there are chromatin material like this, then chloroplast आपको नहीं बनाना है, so और वैक्यूल बनाओ तो दे कैन बी स्मॉल वैक्यूल, बट इसमें क्या होगा, द अदर थिंग इज लाइजोसोम, यू कैन मेक अ लाइजोसोम, और इसके पास आप क्या बना सकते हो, दिस वुड बी द, और यू कैन मेक इट हियर सो दैट इट विल बी क्लियर, सेंट्रियोल, जो किस में होगा, सिर्फ एनिमल्स में होगा, ठीक है। So this I have given a basic idea of how to make the plant and animal cells, जो चीजें differences आपको आने चाहिए. Now this I have not completed it. I want you, I have given you a starting or a beginning or a hint. I want you to draw the diagrams very well in your notes. Colorful, beautiful diagrams are always attractive and they will help you remember well the concepts of a cell. ठीक है? तो ये आपका work रहेगा. The diagrams of the plant and animal cells, and then one very important question, give differences between the plant and animal cells, वो भी आप लिखेंगे. I am just speaking them out. First is plant cells have a cell wall, animal cells do not have a cell wall. Second is plant cells have plastids or chloroplast, animal cells do not have plastids. Third, plant cells have a very large vacuole. Animal cells may or may not have a vacuole. Plant cells lack or may have very few lysosomes. Animal cells have many lysosomes. Plant cells do not have a centriole. Animal cells have a centriole. ये 5 हो गए. इसके एडिशनल आप कर सकते हो. In a plant cell, nucleus might be towards the plasma membrane, but in an animal cell, the nucleus is a central structure. It is present in the middle of the cell. ठीक है? So hopefully you've got an idea of how to write the question and answers. और इसी के साथ अपन अपना जो चैप्टर था on cell, the fundamental unit of life, complete कर रहे हैं. जो भी डाउट है we will be discussing them out, but I want you to please revise the chapter. This is the basic of all the chapters of biology, so please revise it very well. Notes अच्छी तरह से बनाएं और diagrams बहुत अच्छी तरह से बनाएं. In the next, I would be giving you very important questions also later on, but till then you just keep making your notes, and doubt है तो आप मेरे से पूछ ही सकते हैं. ठीक है? So please take care of yourself and make proper notes of your studies. बहुत अच्छा ध्यान रखिए. We will till we meet for the next chapter, that is tissue. Take care. Thank you.